बताते हैं कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पर लेते हैं धन और शास्त्र का मतलब लेते हैं विज्ञान। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि धन के विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि ये बहुत छोटी परिभाषा, ये बहुत सरल है, हमको आता है, लेकिन आपको चलिए इसी से हम एक और परिभाषा जो है बनाते हैं। तो धन के बारे में जानते हैं कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो धन को ही हम एक अलग साइड में जो है ले लेते हैं। तो धन को हम एक अलग साइड में धन को लेकर हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, और जब बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उत्पादन होगा, है कि नहीं। अब उत्पादन, आप सोचेंगे उत्पादन क्या है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि दुनिया में कोई भी चीज है, हर चीज उत्पादित ही होता है, चाहे बिजनेस के माध्यम से उत्पादित करें, चाहे किसी और माध्यम से उत्पादित करें। तो आइए हम उत्पादन के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। के पश्चात किसी बिजनेस में लगा देते हैं, और किसी बिजनेस में लगाने के पश्चात जब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें उत्पादन होगा। सपोज करिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से मुझे जो है कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होगी। सपोज करिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे धन की आवश्यकता होगी, जिसे हम पूंजी बोलते हैं, राइट। अच्छा, बिजनेस अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई स्थान होगा ना, कोई ना कोई भूमि की आवश्यकता होगी ना, तो हमें पूंजी के अलावा भूमि की भी आवश्यकता होगी। किस चीज की आवश्यकता होगी? भूमि की आवश्यकता होगी। अच्छा, भूमि भी हो गया, पूंजी भी हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे श्रम की भी आवश्यकता होगी। श्रम अर्थात मेहनत की भी आवश्यकता होगी, है ना। अच्छा, ये तीनों चीज भी हो गए, तो मेरे अंदर अगर साहस नहीं होगा तो कोई बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए मुझे साहस होना भी जरूरी है ना। इसलिए मुझे साहसी भी होना चाहिए। अच्छा, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, साहसी हो गया, अर्थात पूंजी, भूमि, श्रम, साहसी भी हो गए, और इसके अलावा भी एक चीज होना आवश्यक है, जिसको कहते हैं प्रबंधन। अब इतना चीज जब मिल जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ उत्पादित कर लूंगा, निश्चित रूप से उत्पादित कर लूंगा। और इसमें से कोई भी चीज अगर नहीं है, एक दो चीज नहीं है, तो निश्चित रूप से उत्पादित नहीं हो पाएगा। और अगर कुछ चीज उत्पादन करना है, बिजनेस करना है, तो कुछ साथियों की आवश्यकता पड़ती है ना, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। तो साथी जो होंगे उन्हीं को बोला जाएगा सदस्य। जब कुछ सदस्य होंगे, सदस्य का आपसी झगड़ा होगा कि तालमेल होगा? आपसी तालमेल होगा ना, और आपसी तालमेल को ही बोला जाता है सहयोग। तो कहा जाता है उत्पादन के समस्त साधनों के बीच सदस्यों का आपसी जो सहयोग होगा, इसी की प्रणाली को अर्थशास्त्र कहते हैं। एक परिभाषा और बना कि उत्पादन के पांचों साधनों के बीच सदस्यों का आपसी सहयोग की प्रणाली अर्थशास्त्र कहलाएगा। एक परिभाषा यहाँ बनता है। और क्वेश्चन परीक्षा में यह पूछता है उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो कौन से हैं तो एक रहेगा और तीन नहीं रहेगा, और कौन से नहीं है तो तीन रहेगा और एक नहीं रहेगा। कभी कभी उत्पादन के पूछ लेता है कितने साधन किया उत्पादन हुआ, तो निश्चित रूप से या तो उत्पादन के साधन में मेरा अधिकार होगा, या तो उत्पादन के साधन में सरकार का अधिकार होगा, या तो उत्पादन के साधन में सरकार और मेरा अधिकार दोनों लोग का होगा। तो तीन तरह से जो है हम विभाजित कर देते हैं। तो उत्पादन के साधन जो है आप पढ़ ही चुके हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप। अर्थ व्यवस्था का स्वरूप, अर्थ तो जान गए, अब स्वरूप मुझको व्यवस्था के स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए उत्पादन, जब उत्पादन के साधन के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है।
जब उत्पादन के साधन के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जब उत्पादन के साधन के ऊपर निजी सरकार का अधिकार होता है तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब उत्पादन के साधन के ऊपर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों लोग का अधिकार होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए जानते हैं एक एक को कौन सी अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आता है, क्या क्या इसमें है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक होता है अमेरिका, और इसके जन्मदाता हैं एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। और कहा जाता है कि जब उत्पादन के साधन के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसे पूंजीवादी कहते हैं। और पूंजीवादी भी दो भागों में बढ़ता है, एक होता है एकल पूंजीवादी और दूसरा होता है बहुल्य पूंजीवादी। एकल पूंजीवादी उसे कहते हैं जब उत्पादन के ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार होगा, पर्सनल एक व्यक्ति का अधिकार होगा, उसको एकल पूंजीवादी कहेंगे। जब उत्पादन के साधन के ऊपर एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार होगा उसको बहुल्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बहुल्य पूंजीवादी भी दो भागों में बढ़ता है, पहला होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक, या इसको पहला मान लेते हैं उसको दूसरा मान लेते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सामान्यतः सदस्यों से विभाजित किया गया है। कहा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 2 होता है, अधिकतम 50 होता है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होता है, अधिकतम असीमित होता है। कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है शेयर जारी कर सकता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकता। और शेयर के बारे में भी आप जानते हो कि शेयर एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, इसको बताया जाएगा। आप लोग जानते हैं शेयर में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं जिसमें कहा जाता है लाभ का शेयर, हानि का शेयर, ऐट पर शेयर, समतांश, एज्ड गिल्ड बाजार, ब्लू चिप शेयर, तेजड़िया मदड़िया इत्यादि चीजें आप पढ़ते हैं। सेंसेक्स वगैरह भी इसी में पढ़ते हैं जो शेयर में आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जान गए, संक्षिप्त में हम थोड़ा तेज बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को हड़बड़ाहट होगी तो भाई माफी उसके लिए। तो देख करना चाहते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी दो भागों में बढ़ता है, एक होता है एकल समाजवादी और दूसरा होता है बहुल्य समाजवादी। इसके बारे में कहा जाता है इसकी देन ये जो है सोवियत संघ की देन है, सोवियत संघ की देन है, आधुनिक रूस कह सकते हैं। और कहा जाता है कि एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें एक सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन के ऊपर, एक सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन के ऊपर। इसमें उत्पादन के साधन के ऊपर एक सरकार से अधिक अधिकार, एक सरकार से अधिक उत्पादन के साधन के ऊपर अधिकार होगा। आप सोचोगे एक सरकार, बहुल्य सरकार क्या है? एक सरकार का मतलब होता है जब उत्पादन के साधन के ऊपर अगर निजी सरकार यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार है तो केंद्रीय सरकार का होगा, अगर राज्य सरकार का अधिकार है तो राज्य ही सरकार का होगा। अब बहुल्य समाजवादी का मतलब होता जाता है किसी उत्पादन के साधन के ऊपर जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का या स्थानीय सरकार सबका सम्मिलित रूप से जो है अधिकार होता है, उसे बहुल्य समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बहुल्य समाजवादी अर्थव्यवस्था भी दो भागों में बढ़ता है, विभाग तथा निगम। अब निगम और विभाग किसे कहते हैं आप समझ लीजिए, जिस पर सरकार का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा उसको विभाग कहते हैं, जिस पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होगा उसको निगम कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब, अप्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए। विभाग के अंतर्गत आते हैं जैसे डाक विभाग आ जाता है, रेल विभाग आ जाता है, ताप विद्युत विभाग आ जाता है, इत्यादि जो है आते हैं। जैसे डाक, रेल, ताप विद्युत, शिक्षा विभाग इत्यादि आते हैं। ये समझ रहे ना। निगम के अंतर्गत आता है जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय
जीवन बीमा निगम, अब समझ लीजिए। अब यहां पे जीवन बीमा निगम, अब इसके बारे में जान सकते हैं कि इसमें जो है एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स। तो इनकी देन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। इनकी पुस्तक का नाम था दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और आप समझ लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। इसमें कहा जाता है कुछ साधन के ऊपर उत्पादन के निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, कुछ साधन के ऊपर निजी सरकार का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अपने भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुनहरा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अपना भारत आजादी के बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया।